अब है आपका खंड ग में आपसे जो है वो आपका केस स्टडी है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, जिसमें आपको इसको पूरा पढ़ना और पढ़ने के बाद इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। विभिन्न गतिविधियों को तीन मुख्य क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण शामिल है, व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं, बीमा आदि तृतीय क्षेत्र में शामिल है। इस क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। यह क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। ये क्रियाएं क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, जो राष्ट्रीय आय में मूल वर्धन करे। ये आपसे पूछा गया था आर्थिक क्रियाएं, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं को दो भागों में बांटा जाता है, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। ऐसी क्रियाएं जो बाजार से संबंधित होती है और दूसरी क्रिया जो बाजार से संबंधित नहीं होती। बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं को के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तु और सेवाओं का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है। इसमें किसके लिए उत्पादन होता है? स्व उपभोग के लिए उत्पादन होता है। अब इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। राष्ट्रीय आय के मूल्य संवर्धन में शामिल है प्राथमिक क्षेत्र से वस्तुएं, द्वितीय क्षेत्र से वस्तुएं, तृतीय क्षेत्र से उपरोक्त सभी। तो सारे का सारा उत्पादन किस में आएगा? राष्ट्रीय आय के मूल्य संवर्धन में, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अब है आपका इसका 36.2, चावल की खेती किस क्षेत्र के अंदर आएगी? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो जब भी हम खेती बाड़ी करते हैं, कृषि से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आप किसी भी नई चीज का निर्माण करते हैं। तृतीय क्षेत्र में आप ट्रांसपोर्ट करते हैं या आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कुरियर सेवाएं एक उदाहरण, जिसमें आप कुरियर सेवा कर रहे हो, तो वो आता है तृतीय क्षेत्र में, जिसमें आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हो। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसका फोर्थ वन है, वे क्रियाकलाप जो वेतन या लाभ के लिए की जाती है। ऐसे क्रियाकलाप जिसके बदले में आपको वेतन प्राप्त हो रहा है, तो वो क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? वो क्रियाकलाप कहलाते हैं बाजार गतिविधियां। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गैर बाजार गतिविधियां। बाजार गतिविधियां और गैर बाजार, तो यहाँ पर आपका जो ए होगा वो सही होगा। किचन गार्डन में खुद के इस्तेमाल के लिए सब्जी उगाना। जब हम खुद के इस्तेमाल के लिए सब्जी उगा रहे, तो उसके बदले में ना तो हमें वेतन मिल रहा, ना हम किसी को वेतन दे रहे, तो ये होगा हमारा गैर बाजार गतिविधि। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब है आपका अनुच्छेद 37। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो यहाँ पर भी आपको ये पूरा अनुच्छेद पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके कुछ उत्तर देने हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तिब्बत में। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? लद्दाख से। तो अब जो जो शब्द इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उसको पढ़ते के साथ ही गुरे लगाते जाइए, ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी हो। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुबूरा, श्योक और हुंजा इस नदी में कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। सिंधु सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपने देखा सिंधु नदी की जो सहायक नदी सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो यहाँ पर जास्कर है, ये रहा, सहायक नदियाँ ये रही, जास्कर, नुबूरा, श्योक। तो यानी कि उपरोक्त सभी इसके सहायक नदियाँ। कश्मीर क्षेत्र में सिंधु नदी से कौन सी नदी मिलती है? हुंज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर हमने कश्मीर देखा था, तो कौन कौन सी नदी मिलती है? तो हुंज मिलती है। तो आपका इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा हुंज, ए। इस नदी में कश्मीर में मिलती है। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत से, आपने ऊपर पढ़ा था, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी से मिठान कोट में मिलती है? गंगा, रावी, चेनाब। मिठान कोट में मिलती है, तो आप यहाँ पर देखेंगे, हमने मिठान कोट यहाँ पर पढ़ा था। तो व्यास, रावी, चेनम, झेलम। तो व्यास, रावी, चेनम, झेलम आप देखिए, आपको यहाँ पर क्या है? तो रावी और चेनाब दोनों है। तो आपका सेकंड और थर्ड, ये ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है।
सिंधु नदी भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है? हिमाचल, पंजाब, अरुणाचल और लद्दाख। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से प्रवेश करती है बच्चों। लद्दाख से प्रवेश करती है। कहाँ से? लद्दाख से। तो जो आपका ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ये लद्दाख से भारत में प्रवेश करती है। अब है आपका प्रश्न संख्या 38। इसमें भी आपको अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने, और यहाँ पर एक बात बोली गई है कि आपको किन्हीं 5 के उत्तर देने। तो आपके पास 6 होंगे, तो उसमें से आपको 5 करने। चलिए बच्चों उसको पढ़ते हैं। हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, तो विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। कौन सी पार्टी? लोक दल नामक। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रसार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों को और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे। उन्होंने वादा किया यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए, इसलिए जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोक दल और उनकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोक दल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीटें लगी। वर्ष 1985 में हरियाणा राज्य में किस राजनीतिक दल का शासन था? लोक दल का, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। हरियाणा में 92 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, तब विपक्ष के एक नेता चौधरी ने तो आपको बताना है कि हरियाणा में 95, तो उससे पहले तो थी, तो उसके बाद हो जाएगा बेटा लोक दल। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्योंकि 92 तक कांग्रेस पार्टी थी ना, उसके बाद चुनाव हुए, फिर वो लोक दल विजयी पा गई। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, लोक दल। लोक दल पार्टी की स्थापना किसने करी? श्रीमती इंदिरा गांधी ने, देवीलाल ने, बंसीलाल ने, भजनलाल ने। तो जो आपका ऑप्शन होगा बी, देवीलाल ने। 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस दल की जीत हुई? कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की लोक दल की? 1987 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस दल की जीत हुई? तो यहाँ पर आप देखेंगे 92 में, तो 5 साल बाद तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों लोक दल की जीत हुई। तो यहाँ पर बच्चों एक एरर है, आपको जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि लोक दल आएगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों बी, क्योंकि कांग्रेस क्योंकि 1987 में ये विजय हुई, तो उससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। एक बार आप चेक करके सही कर लेना कि आपका 30.8 का होगा बी, कांग्रेस। अब है इसका 13.8, 38.4। हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन की अगुवाई किसने की? चौधरी भजनलाल ने, चौधरी बंसीलाल ने, चौधरी देवीलाल ने, चौधरी मनोहर लाल ने। तो हरियाणा में न्याय युद्ध आंदोलन की जो अगुवाई की थी वो की थी चौधरी देवीलाल ने। आपका जो सी ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन। अब है आपका इसका .5, जिसमें आपसे पूछा गया है 1987 में हरियाणा में हुए विधानसभा के चुनावों के दौरान चौधरी देवीलाल ने क्या चुनावी वादे किए थे? किसानों की कर्ज माफी, बिल्कुल सही। छोटे व्यापारों की कर्ज माफी, बिल्कुल सही। बड़े उद्योगपतियों की कर्ज माफी, नहीं। तो आपका 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किस में है? आपका बी में। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कथनों की सही कथन की पहचान करनी है। लोक दल और उसकी सहयोगी पार्टी को 1997 में स्पष्ट बहुमत मिला, बिल्कुल सही है। लोक दल को अलेख 2/3 बहुमत प्राप्त हुआ, सही है। कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली थी। तो आप एक बार चेक करेंगे कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। तो जो आपका उपरोक्त होगा यानी कि ऑप्शन डी वो आपका करेक्ट होगा कि उपरोक्त सभी सारे सही हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ बच्चों, यहाँ पर एक एरर हो गया था कि यहाँ पर मैंने आपको लोकदल बताया था, पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कांग्रेस। अब है आपका प्रश्न संख्या 30। अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने। तो इसको हम पढ़ते हैं पहले। नाजी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का परिचय थी, पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे।
इस नजरिए में ब्लांड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सभी ऊपरी और यहूदी सबसे निचले पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों को कट्टर शत्रु माना जाता था। आर्यों का जो शत्रु था वो थे यहूदी। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांत पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत दिया। ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप पढ़ते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट शब्द है उसको अंडरलाइन या सर्कल कर लीजिए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन के चयन के सिद्धांत के एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपनी साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नात्सियों की दलील बहुत सरल थी, नस्ल सबसे ताकतवर है वही जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें खत्म हो जाएंगी, आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। अब आपसे इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तकरीबन 5 या 6 प्रश्न पूछे गए हैं और आपको उनके प्रश्नों के जवाब देने। पहला आपसे पूछा गया, नाजी विश्व दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किस नस्ल को सर्वश्रेष्ठ माना गया था? आर्य को, यहूदी को, दोनों बराबर थे, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया था आर्य को, तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। विकासवाद और प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड स्पेंसर ने, सर आइजैक न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद और प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था। अब है आपका प्रश्न 3, हिटलर के अनुसार आर्यों का मुख्य शत्रु कौन था? जिप्सी, पॉल्स, यहूदी, रूसी। तो हिटलर के अनुसार आर्यों का जो मुख्य शत्रु था वो थे यहूदी। चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक संगीतकार? नहीं। एक लेखक? बिल्कुल नहीं। एक नाटककार? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी, एक प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। हार्वर्ड स्पेंसर ने किसका विचार दिया था? विकास का, प्राकृतिक चयन का, अतिजीविता का या सापेक्षता का? तो हार्वर्ड स्पेंसर थे, उन्होंने अतिजीविता का सिद्धांत दिया था। आपको बच्चों ये सारे पैराग्राफ सही से पढ़ने, अच्छे से रीड आउट करने और उसके बाद ही इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इंग्लिश और हिंदी में कोई टेंशन नहीं है, वही जो इंग्लिश में हिंदी में आंसर होगा वही आपका इंग्लिश में भी आंसर होगा। सेक्शन ई में मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 40.1 और 14.2। विश्व के दिए गए राजनीतिक मैप रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए और बी अंकित किए गए हैं। दोनों स्थानों की पहचान दिए गए विशेषताओं के आधार पर कीजिए। वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का हिस्सा था वो था यूएसए। अगर आप मैप देखेंगे तो आपको पोजीशन देख के बताना है। ये जो जगह है वो यूएसए की है और ये जो जगह है वो है इटली की। तो आप बस मैप देख के बता सकते हैं अगर आपने वर्ल्ड मैप को एक अच्छे से चेक किया है। तो बी में आपसे पूछा गया वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था वो था इटली। बच्चों आप लोग जब एग्जाम देने जाए तो एक बार मैप को अच्छे से फोकस करके जाएं और देख के जाएं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत में दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 3 स्थानों को दिखाना। जो आपको 3 स्थान पता है आप वो दिखा सकते हो। मैप आपको नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बताना है कोंकण तटीय मैदान और मालाबार। ये आपके एक ही तरफ पड़ते हैं, कोंकण तटीय मैदान और मालाबार। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से आपको दिखाने। यहाँ से जो यहाँ तक का हिस्सा है वो कोंकण तटीय मैदान है और जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा है वो मालाबार तटीय मैदान है। आपको समझ में आ गया, ये कोंकण तटीय मैदान है और ये मालाबार तटीय मैदान का क्षेत्र है। अब है आपका मालवा प्लेट्यू। मालवा जो प्लेट्यू है वो आपका इस तरफ पड़ता है, राजस्थान के इस तरफ से ऐसे करके त्रिभुजाकार बनाता है। तो ये है मालवा प्लेट्यू आपका। फिर है ये राजस्थान में बनता है अनाईमुडी माउंटेन पीक। अनाईमुडी माउंटेन पीक आपकी ये केरल में स्थित है। इस जगह अनाईमुडी ये आपकी केरल में स्थित है, अनाईमुडी माउंटेन पीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल मिनी कोचिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें।